नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी मेल का पेपर, जो कि 28 अगस्त 2018 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। कल हमने जो पेपर किया वो 28 अगस्त 2018 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और फीमेल का पेपर था, टीजीटी का ही। वो हम कर चुके हैं। एक 15 सितंबर में जो पेपर हुए हैं 2018 में, ये हम तीनों शिफ्ट के पेपर कर चुके हैं, फीमेल के पेपर हैं। सारी क्लासेस ये भी अवेलेबल है आपकी हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। उसमें 21 के पेपर भी मैं करा चुकी हूँ, 2021 के। वो भी सारे वहीं पर अवेलेबल क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। बाकी काफ़ी सारे क्लासेस हैं हमारे साहित्य से रिलेटेड, और ग्रामर की क्लासेस भी हैं, हिंदी व्याकरण की, वो भी आप देख सकते हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, जब तक क्लास स्टार्ट होती है हमारी, एक हमारी सीरीज चली हुई है GK GS की। प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनकी सीरीज है, और उसको भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें इतिहास हम कर चुके हैं अपना, तीनों हिस्ट्री, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 क्लासेज हमारी पॉलिटिकल साइंस की भी हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं ली हैं तो आप जाकर ले सकते हैं। इसकी जनरल अवेयर के नाम से भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये वाली क्लासेस मिलेंगी। बाकी क्लासेस आती हैं शाम को 7:15 बजे मिलती है आपको जनरल अवेयर की क्लास, और ये वाली क्लास हमारी 3:15 बजे। इसकी टाइमिंग जो है वो 3:15 बजे की है, दोपहर की। इस टाइम पर सभी लोग फ्री हो जाते हैं, और इसीलिए ये टाइम इसका सिलेक्ट किया गया है। चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू, और आज के पेपर के बेहतरीन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक जो है वो नहीं थे, वो है शिव प्रसाद सिंह। ये हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। इंशाल्लाह खान जी ये हमारे प्राध्यापक थे। और इसमें सदा सुखलाल जी, ये भी हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे, और सदल मिश्र जी ये भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 102। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। इंशाअल्लाह खां जी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, और इस कहानी को हिंदी गद्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इंशाअल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इसको क्या मानते हैं, हिंदी गद्य का प्रथम गद्य रचना। ठीक है, ये उर्दू लिपि में लिखी गई थी। इसकी जो लिपि थी वो उर्दू लिपि में लिखी गई थी। श्याम सुंदर दास जी इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इसे कौन मानते हैं, श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। श्याम सुंदर दास हिंदी की पहली कहानी मानते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। नासिकेतो जो पाख्यान है, इसका सही आंसर सदल मिश्र है। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 104। उद्दंत मातृण नामक हिंदी पत्र किसने निकाला। इसके जो किसने निकाला था, ये पंडित जुगल किशोर जी ने निकाला था। और ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन जो है, ये अभी 18 के एग्ज़ाम में, ये हमारा 5 नंबर का हम पेपर कर रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है कम से कम 4 टाइम आ चुका है। ठीक है, इसकी जो रचना होती है, ये निकाला कब जाता है, ये 30 मई को निकाला जाता है, और 30 मई को 1826 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और 30 मई को आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैंने मतलब 3 बार तो कम से कम इसको रिपीट कर चुकी हूँ, मैक्सिमम टाइम 3 से ज़्यादा ही होगा, कि कौन सा डे मनाया जाता है, क्योंकि बेटा पूछ लिया जाता है कि ये, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसी से संबंधित यहाँ से ये भी आ सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने जो पेपर निकाला था, इन्होंने बंगदूत निकाला था। राजा राम मोहन राय ने, इसी के ऑप्शन में मैं बता रही हूँ आपसे, ध्यान दीजिए। इस राजा राम मोहन राय ने बंगदूत को निकाला था, और बंगदूत का जो
एक साप्ताहिक पेपर था, कलकत्ता से निकाला था इन्होंने 1829 में। राजा लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने निकाला था प्रजा हितोषी, और इसका जो टाइम था वो 1855, और बंगदूत का कितना था 1829। इसको भी देखते हुए चलेंगे, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे इन्हीं से बन जाए। राजा लक्ष्मण जी का प्रजा हितैषी जो है वो आगरा से प्रकाशित हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 106। हाँ, 106 ये कितनी बार रिपीट हुआ है? अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 105 पर हैं हम। प्रजा हितोषी नामक पत्री, देखिए अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया, मैं इसीलिए कन्फ्यूज हो रही हूँ, मैं अभी बता रही थी इसको। चलिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। प्रजा हितोषी नामक पत्र निकालता था, तो ये निकालते थे राजा लक्ष्मण सिंह जी। ये मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रही थी इसके ऑप्शंस को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ये बद्री नारायण चौधरी थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी सही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 107। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? परीक्षा गुरु उपन्यास की बात हो रही है और पूछा जाता है कि ये कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा 1882। 1882 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निसाए हिंदू उपन्यास के लेखक थे राधा कृष्ण दास जी। सही आंसर है हमारा, निसाए हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास जी थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 109। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद का जो उपन्यास नहीं है वो है देहाती दुनिया। ये इनका उपन्यास नहीं है। बाकी निर्मला, गबन और इसमें नेक्स्ट है सेवा सदन, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। सेवा सदन, निर्मला और गबन ये प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन देहाती दुनिया इनका नहीं है। किसका होगा देहाती दुनिया? शिवपूजन साहे का। ठीक है, शिवपूजन साहे जी का उपन्यास है देहाती दुनिया, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था। देहाती दुनिया जो है वो शिवपूजन साहे का है, और ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 110। 110 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जो सुमेलित नहीं है, पहले जो सही सुमेलित है उनको भी देख लेते हैं। अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर का है, बिल्कुल ठीक बात है। चित्ररेखा भगवती चरण वर्मा का है, ये भी सही है। वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री, ये भी ठीक है। और बाणभट्ट की आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन, ये गलत है, ये राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 111। कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? अज्ञे का शेखर एक जीवनी भी है, नदी के द्वीप भी है, अपने अपने अजनबी भी है, लेकिन अजय की डायरी अज्ञे का नहीं है। अजय की डायरी जो है ये डॉक्टर देवराज का उपन्यास है, और डॉक्टर देवराज ने पथ की खोज, बाहर भीतर ये उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है। उसका बचपन मन्नू भंडारी का नहीं है। उसका बचपन मन्नू भंडारी का नहीं है। उसका बचपन जो है वो कृष्ण बलदेव वैद का उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी का नहीं है। किसका होगा? कृष्ण बलदेव वैद। ठीक है, कृष्ण बलदेव वैद का उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी के पुरोधा हैं। सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है? महीप सिंह। हमारा सही आंसर यहाँ पर महीप सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 हो गया। सचेतन कहानी के लेखक पुरोधा जो है वो महीप सिंह है। क्वेश्चन 115। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। यही सच है, मनु भंडारी, ये ठीक है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुदगल का है, ये भी ठीक है। डेफोडिल जल रहे हैं, मृदुला गर्ग, ये भी ठीक है। लेकिन बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, ये गलत है, यहाँ उषा प्रियंवदा नहीं होगा। बादलों के घेरे जो है वो कृष्णा सोबती की रचना है, ना कि उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 116, नहुस नाटक के रचनाकार बताना है। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं, और गोपाल चंद्र गिरधर दास जो हैं ये भारतेंदु जी के पापा थे, पिताजी इनके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन 117, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के द्वारा रचित मौलिक नाटक बताना है। देखिए, ये विद्या सुंदर और मुद्रा राक्षस, ये क्या है? अनुदित नाटक हैं। भारत जननी, लेकिन जो बताना है हमें वो होगा भारत दुर्दशा। जो आंसर देना है मौलिक नाटक का वो भारत दुर्दशा हमारा सही आंसर होगा। यहाँ तक ठीक है। और इसमें मैं बता दूँ आपको, जो मौलिक रचनाएं हैं इनकी, भारतेंदु जी की, जो अन्य जो मौलिक रचनाएं हैं मैं वे आपको बता देती हूँ। जैसे कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र और विशस्य विस्मो औषधम, नील देवी, अंधेरी नगरी, ये इनके क्या हैं? ये मौलिक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन भी है, लहरों के राजहंस भी है, आधे अधूरे भी हैं, लेकिन हानुस नहीं है। हानुस किसका? मोहन राकेश का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हानुस यहाँ पर भीष्म साहनी का होगा। हानुस किसका होगा? भीष्म साहनी का नाटक होगा, मोहन राकेश का नहीं। ये जो हमारा क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं में हमें आंसर देना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, और मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये ठीक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं में पूछा है, कौन नहीं है? यहाँ आठवां सर्ग उदय शंकर भट्ट का नहीं है। आठवां सर्ग हमारा आंसर होगा, ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी का ये नाटक है आठवां सर्ग, उदय शंकर भट्ट जो है हमारा यहाँ पर गलत आंसर होगा, ये चलिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कारवा एकांकी के रचनाकार कौन है? कारवा एकांकी के रचनाकार बताने हैं, और इसका जो सही आंसर होगा भुवनेश्वर प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? पूछा जाता है कि यह कथन किसका है? भाषा की जो पूर्ण शक्ति है इसका विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 122, बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? ये किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सही आंसर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अरे यवार याद रहेगा किस विधा की रचना है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। अरे यवार याद रहेगा, रहेगा याद, अरे यवार ये रहेगा याद किसका है? ये यात्रा वृत्तांत हमारी विधा है, और है किसका? ये राहुल सांकृत्यायन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 124, देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर जी का यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। स्मृति की रेखाएं, इनके विषय में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ बताना होगा, तो इसलिए हम फटाफट से आगे चलते हैं। हम हसमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती जी की रचना है हम हसमत, ये संस्मरण विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी दासकृत अर्धकथा है। अर्धकथा तो एक आत्मकथा है, यह एक आत्मकथा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी छोटे क्वेश्चन है। अर्धकथा क्या है? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, ऋण जल धन जल,
ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत छोटे छोटे क्लास लिए हैं, आप देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और बन भी रहे हैं। देखिए आप पेपर में, मैं हर एक पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है आपको बताती हूँ, तो आप उन क्लासेज को जाके कर सकते हैं। ये मत सोचना कभी कि कितना छोटा क्लास है, वो एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है तो छोटा होगा, ऐसे तो कुछ भी उसमें भरा जा सकता है, बड़ा भी बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? आदिकाल का इन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। सही आंसर हमारा वीरगाथा काल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 131। ये एक पंक्ति है, हमें बताना है किन की पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ हैं। सही आंसर अमीर खुसरो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुमान रासो, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो दलपत विजय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले जो 12 मासा का वर्णन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये बिसल देव रासो साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन 134। वल्लभाचार्य जी का संबंध किस संप्रदाय से था? वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से? पुष्टि संप्रदाय से था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन होगा हमारा 135। नामदेव का संबंध किस पंथ से था? नामदेव जी का संबंध प्रांत से था, तो महाराष्ट्र प्रांत से थे नामदेव जी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगवधु के नाम से किसने किया था? ये रज्जब ने किया था। रज्जब इनके एक शिष्य थे जिन्होंने अंगवधु के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 137। चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जायसी की रचना नहीं है। जायसी की मृगावत किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना है। पद्मावत, अखरावत, कहनावत, आखिरी कलाम ये जायसी की है, लेकिन मृगावत ये किसकी है? मृगावत लिखा है, मृगावती भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये कुतुबन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें नहीं में आंसर देना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना होगी। इसका जो आंसर होगा मंझन होगा। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की है। और कुतुबन की क्या है? मृगावती है। कुतुबन की रचना जो है वो मृगावती है। मृगावती भी ये लिखा होता है कई जगह। हंस जुआरी कासिम साहा की है, ये ठीक है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, ये भी ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 140। कवितावली के ग्रंथकार कौन है? कवितावली के ग्रंथकार जो है वो तुलसीदास जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 141 आ जाता है। 141 क्वेश्चन में कहा पूछा जा रहा है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, किसने कहा था? ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? ये कुंभन दास जी के द्वारा कही गई थी। कुंभन दास की पंक्तियां हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं, पूछ ली जाती हैं आपसे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। भक्ति काल के किस कवि ने बरबई नाई का भेद लिखा है? रहीमदास जी ने बरबई नाई का भेद की रचना की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा भक्ति काल के किस कवि ने बरबई नाई का भेद लिखा है? तो ये रहीमदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 143। कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? अष्टछाप में सुंदरदास जी शामिल नहीं है। इसमें सूरदास, पद्मा, आपका परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और कुंभन दास ये हैं, लेकिन सुंदरदास जी यहाँ पर नहीं है। इसमें 4 शिष्य आपके वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य उनके पुत्र के हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 144। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है, नरसिंह जी का मायरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा 145। रीतिकाल के कवि चिंतामणि किसके भाई थे? रीतिकाल के कवि हैं चिंतामणि जी, ये भूषण के भाई थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? भूषण के, ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 146, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति के रचयिता पूछा जा रहा है। बिहारी की पंक्तियां हैं। बिहारी की रचना का नाम बिहारी सतसई, एक ही रचना की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो चुका है। नेक्स्ट है 147, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? भूषण की रचना बताना है कौन सी नहीं है। काव्य रसायन भूषण की रचना नहीं है, बाकी शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक ये भूषण की रचनाएं हैं, लेकिन काव्य रसायन इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन है? ये रसलीन की पंक्तियां हैं। अमिये हलाहल मद भरे रसलीन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है, ये ठीक है। कवित रत्नाकर सेनापति की है, ये भी ठीक है। गंगा अवतरण रत्नाकर जी की है, ये भी ठीक है। लेकिन कोकसार आलम की नहीं है। कोकसार जो है वो आलम की नहीं है। कोकसार किसकी है? कोकसार जो है वो घनानंद जी की है। कोकसार किसकी है? घनानंद जी की रचना है, घनानंद की, ठीक है। और आलम की जो रचनाएं हैं वो आलम केली है, माधवानल काम कंदना नल है, और सुदामा चरित्र श्याम स्नेही भी इन्होंने लिखा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 150 में पूछा जाता है कि पैधन विदेश चली जात, पैधन विदेश चली जात इही इति ख्वारी पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पर भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं, ये भारतेंदु की पंक्ति हैं। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी जो है वो श्रीधर पाठक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट ये 152, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है या मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं है। साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध है, लेकिन वैदेही वनवास यहाँ सही आंसर होगा। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। किसकी होगी ये रचना? वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, ठीक है। इसके जो लेखक होंगे वे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 153, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत जी का नहीं है प्रेम पथिक, पल्लव इन्होंने लिखा है, गुंजन लिखा है और युगांत भी लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, लेकिन प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है। प्रेम पथिक किसकी है ये बताना है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यह जो रचना है प्रेम पथिक, ये खड़ी बोली में रचित है और इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। बीती विभावरी जागरी ये भी जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट हमारा 155 क्वेश्चन आता है, कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? काव्य रचना बेला महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, निर्जा, रश्मि, ये निर्जा, निहार और संध्या गीत, रश्मि ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है, लेकिन बेला इनकी नहीं है। बेला किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अपना 156, हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है? हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे जी की काव्य रचना है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, हुंकार किसका काव्य संग्रह है? हुंकार की बात हो रही है। हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 158, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे तार सप्तक के संपादक थे। अज्ञे जो है वो तार सप्तक के संपादक थे। और अज्ञे का जो है इसका अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया था। प्रकाशन वर्ष होगा इसका 1943, ठीक है। तार सप्तक का जो द्वितीय तार सप्तक आता है अगर वो पूछ लिया जाए आपसे तो 51। फिर तीसरा तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक का जो टाइम पीरियड है वो
आपका 59 होता है और चौथे तार सप्तक का जो टाइम पीरियड है वो 79 होगा। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर +8 कर देंगे याद रखने के लिए, यहाँ पर भी +8 कर देंगे याद रखने के लिए और यहाँ पर +20 कर देंगे। ठीक है, याद रखने के लिए +20। तो ये आपके तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा तार सप्तक, देखिए मैं अभी बताकर आई हूँ आपको, तीसरा तार सप्तक, अभी मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बता देंगे कि 1959 में हुआ था। ठीक है, 1959 में आपका जो है तीसरा तार सप्तक हुआ था। यहाँ पर तार सप्तक होता है और यहाँ आपका दूसरा तार सप्तक होता है, यहाँ पर दूसरा तार सप्तक होता है और यहाँ आपका तीसरा होता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में जो है वो सुदामा किसका है? रघुवीर साहे का। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साहे का है। ठीक है, काव्य संग्रह है ये रघुवीर साहे जी का। और इस रचना के लिए इन्हें क्या मिला था रघुवीर साहे जी को? सीढ़ियों पर धूप में, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि इनको मिलता है 1984 में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको दिया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रचना है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 161, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, इस काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो सुदामा पांडे धूमिल है, संसद से सड़क तक, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यापति कृत कीर्ति लता की भाषा क्या है? अवहट भाषा है। कीर्ति लता की भाषा अवहट है, कीर्ति पताका की भी अवहट ही है। और जो इन्होंने पदावली की रचना की है मैथिली भाषा में की है, पदावली की रचना। ठीक है, इसको याद रखते हुए चलेंगे। पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की है विद्यापति जी ने, और इसी कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये भी आप ही जवाब देंगे, बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। 3 हमारी उपभाषाएं, किस उपभाषा के अंतर्गत पूछा है ना इस बोली को, तो 3 आती हैं। कौन कौन सी होंगी? हमारी अवधी होगी एक होगा हमारा बघेली, और तीसरा क्या है? तीसरा होगा हमारा छत्तीसगढ़ी। इसको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, एक छत्तीसगढ़ी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये हमारी जो है 4 आती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारी 3 आएंगी और यहाँ हमारी 4 आती हैं। यहाँ पर 5 आएंगी, ये 4 नहीं होगा, 5 होंगी। जो बोलियाँ हैं 5 होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? बोली बताना है जो नहीं आती। देखिए यहाँ जो गढ़वाली है इसका सही आंसर होगा। ये किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। गढ़वाली जो है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, गढ़वाली। बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जिसमें एक मारवाड़ी हुई, मेवाती हुई, मालवी हुई, और जो चौथी बचती है वो होगी हमारी जयपुरी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, जयपुरी होती है चौथे वाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट 165, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। एक वर्ण से एक ध्वनि ही संकेतिक होती है, ये हमारा सही है, इसको ध्यान रखेंगे। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतिक होती है, ये सही है, इसको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। और देवनागरी की वर्णमाला का क्रम अवैज्ञानिक है। नहीं भाई, अवैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक है, इसमें अवैज्ञानिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है।
ये वैज्ञानिक है, इसीलिए हमारा ये आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिस तरीके से नेगेटिव सेंस में। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। और देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, यस बिल्कुल उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 167। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य है? दंत्य, तो दंत्य वर्ग कौन सा होता है? हमारा त वर्ग जो है हमारा, देखिए त वर्ग जो है हमारा ये दंत्य वर्ण है सारे ही, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत त, थ ऐसे लिखते हैं ना, त, थ, द, ध और न, ये दंत्य वर्ण में आते हैं। तो इनमें जो है चारों में ना मिला हुआ है यहाँ पर, तो हमारा ना ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 168। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध है? तो ये बताना है हमें। अनुकूल यहाँ पर सही है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 169। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद बताना है, तो ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, 5 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 5 भेद में कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ होगा। एक गुण स्वर संधि, गुण आता है स्वर संधि में, गुण संधि भी होता है। और दूसरा वृद्धि होती है, वृद्धि यहाँ पर होगी। और इसमें यण संधि होती है, यण को याद रखेंगे। और अयादि संधि, ठीक है। ये 5 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा नौका का पर्यायवाची नहीं है। नौका का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तरी बोलते हैं, तरिणी बोलते हैं, तरणी भी बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं, लेकिन तट्टिनी नहीं होता। नौका का तट्टिनी नहीं होता पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं यहाँ पर। और हम अगर देखें कि तट्टिनी किसका पर्यायवाची होता है, क्वेश्चन तो माइंड में आपके रह गया होगा कि ये नहीं बताया। तट्टिनी किसका पर्यायवाची होता है? तट्टिनी जो है वो नदी का पर्यायवाची है, नदी का, ठीक है। ये किसका है? नदी का है। मैं सारे तो नहीं लिखूंगी, आपको बता देती हूँ 2-4। नदी का पर्यायवाची होगा जैसे सरिता, तट्टिनी, अपगा या निर्झरिणी, ठीक है, तरंगिणी, ये होते हैं। तरंगिणी नदी का होता है और तरिणी, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तरिणी जो है आपका नाव का होता है, तरंगिणी अगर पूछ लिया जाए तो वो नदी का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आपके क्लासेस लेने के लिए इसको ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। एक होता है उपकार मानने वाला और एक उपकार को न मानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 172। अक्ष का अर्थ नहीं होता। अक्ष का अर्थ पृथ्वी नहीं होता। देखिए अक्ष का पृथ्वी नहीं होता, आँख भी होता है। अक्ष का अर्थ आँख भी होता है, सर्प भी होता है और धुरी भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चिर और चीर। चिर और चीर का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? देखिए चिर का अर्थ मैं बता रही हूँ। पहले इस वाले जो चिर का अर्थ होता है ये होता है पुराना, ठीक है। क्या होता है? पुराना। और यहाँ जो चीर लिखा हुआ है, चीर, इसका मतलब होता है आपका कपड़ा, ठीक है। चीर वसन ये बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है? कपड़ा, कपड़ा हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 174। वह विकारी शब्द जिसे किसी वस्तु विशेष, भाव अथवा जीव के नाम का बोध हो, वह विकारी शब्द बताना है जिससे किसी वस्तु विशेष का, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा संज्ञा। संज्ञा, और इसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की एक तरीके से आपको डेफिनेशन दी गई है और आपसे पूछ लिया गया कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके जो भेद होते हैं वे 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको आप याद रखेंगे, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन होगा 175, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? जो अविकारी नहीं है वो हमें बताना है। देखिए इधर, किंतु, कब, ये होते हैं विकारी शब्द, लेकिन अविकारी पूछ लिया जाता है तो वो होगा इनमें लंबा। ठीक है, अविकारी होगा हमारा लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के मैंने आपको पढ़ाया है 3 भेद होते हैं, और ये तीनों कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा तो नहीं लिख कर बता दूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। सरल वाक्य, एक होगा सरल वाक्य और एक होगा संयुक्त वाक्य, और एक क्या होगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, एक इसको याद रखेंगे, मिश्र वाक्य। अब मैं इनके विषय में आपको बता देती हूँ। वाक्य जो है, जहाँ बिल्कुल सीधी सीधी बात कही जाती है, जैसे कि बिजली चमकती है, तो सबको दिखाई दे गया, समझ भी आ गया कि हाँ बिजली चमकती है तो चमक रही है वो, तो ये वाक्य होगा हमारा सरल वाक्य का एग्जाम्पल। और अगर आपसे कहा जाए कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य 2 हो गए, एक उसने कहा और एक हो गया मैं निर्दोष हूँ। तो पहला वाक्य जो है, ये दूसरा वाक्य, दोनों ही जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और किसी जैसे की वर्ड जो आया है, तो जहाँ एक तो ध्यान रखेंगे की वर्ड आ जाता है तो वो भी वाक्य हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आता है। ये की मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, की वर्ड जो है ना, ये एक तरीके से की वर्ड के अंतर्गत ही आता है। अब आया आपको समझ में? ये वाला की इस वाले कीवर्ड के अंतर्गत ही आता है, इसको दिमाग में रखेंगे। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, उसको समझ लो। जैसे एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई भी दूसरा अंग वाक्य होता है। एक वाक्य इसमें साधारण होता है और दूसरा उसके अधीन होता है, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? जब 2 अलग अलग सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, और वे जोड़ दिए जाते हैं किसी योजक शब्द से, तो वहाँ संयुक्त शब्द होगा। जैसे कि मैं रोटी खाकर लेटा और सो गया, तो और यहाँ पर क्या हुआ? या परंतु मुझे उठना पड़ा, या लेकिन मैं सो नहीं पाया, ये लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको जहाँ भी ये दिखे तो वहाँ ये कीवर्ड का ही काम करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला। चलिए, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? उपमेय में अगर उपमान की संभावना होगी तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? शब्दालंकार बताना है। यमक शब्दालंकार का उदाहरण है। शब्दालंकार की अगर बात करते हैं, अलंकार के यहाँ 3 भेद होते हैं। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, और तीसरा जो है उभय अलंकार होता है। ये मैंने आपको अलंकार वाली क्लास में भी बताया है। ठीक है, शब्द अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। और जो ये है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे कि उपमा हुआ, रूपक हुआ, अतिशयोक्ति हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, काव्यलिंग या फिर विरोधाभास अलंकार जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा यहाँ, सिफारिश। सिफर से जल में, विहंगिनी सी व्योम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसमें जो वाचक शब्द दिया है सी, इसी से पता लगा लेंगे, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यार्थ से बाधित होने पर जब उसे क्रमबद्ध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है? तो शब्द शक्ति होती है लक्षणा। सही आंसर होगा लक्षणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शर्मिंदा होना। इसका सही आंसर होगा बहुत शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपने लोगों में आदर नहीं होता। अपने लोगों में क्या नहीं होता? आदर नहीं होता। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अपने लोगों में आदर नहीं होता। ये इसका जो है सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। और इसीलिए हम 14 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको लिखकर। किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए? ये आर्टिकल 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार बढ़ाए, ये संघ का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। जैसे जैसे भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हुआ वैसे वैसे पुरानी पोथियों के संग्रह करने और पढ़ने की ओर भी प्रवृत्ति बढ़ती गई। कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, केरल, तमिल आदि प्रदेशों से अनेक नूतन ग्रंथों का उद्धार हुआ और कौटिल्य का प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पाया जा सका। गणपति शास्त्री जी ने भास ने नाटकों का उद्धार किया और हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपाल दरबार लाइब्रेरी से अनेक ग्रंथों का पता चला। मुकुंद जो ये है आपका मुकुंद राम शास्त्री, इन्होंने कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। श्रेडर ने वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर विद्वान मंडलों का अध्ययन आकृष्ट किया और वुडरफ के प्रयत्नों से तंत्र ग्रंथों के अध्ययन को बल मिला। और राहुल जी ने तिब्बत से अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? यहाँ हमने देखा कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन है, कश्मीर की ग्रंथ राशियों को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया? इनको किया है प्रकाशित करने का मुकुंद राम शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकृष्ट किया है? श्रीधर ने किया है। सही आंसर श्रीधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किसने किया? तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का जो उद्धार किया वो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है ये हमें बताना है और इसका उपयुक्त शीर्षक होगा नवीन जागरण। सही आंसर नवीन जागरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ हम देखेंगे अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 191 से स्टार्ट होंगे। यहाँ तक के हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं, आवश्यकताओं के मसौलों के पाठ्यक्रम के अनुसार स्व वास्तविकता और सौंदर्य आवश्यकताओं का भाग है। इनका भाग बताना है तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं इनका भाग है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता है और माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है? माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है? सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब शिक्षण कार्य नीतियाँ प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और हितों के लिए स्थिति के अनुरूप होती हैं तो यह निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो ये विभेदन का उदाहरण है, विभेदन का एक सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन, विद्यालय में विषयों के अध्ययन में 3 आर का संकेत है। देखिए विद्यालय में विषयों के अध्ययन में 3 आर का संकेत होता है, पठन करना, लेखन करना और अंकगणित करना। यानी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आर से अगर बात आई है, आर की बात है तो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये 3 आर दिए गए हैं जो कि हमारे अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प डिज़ाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता यानी कि एजेंट हैं? तो ये मूल अभिकल्प डिज़ाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 196,
अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना क्या कहलाता है? अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा अगर एक ही वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाए तो वो क्या कहलाता है? वो पक्षपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब साधन सीमित हो। दल शिक्षण कब होता है सर्वाधिक उपयुक्त? जब साधन सीमित होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 198 है, पाठों और पठन और प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका भाषा योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, छायांकन यानी कि फोटोग्राफी, छायांकन बोलते हैं फोटोग्राफी को डैश का एक उदाहरण है, यानी कि किसका एक उदाहरण है? समकालीन कला का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200 एंड लास्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है? तो ये है हमारा सही आंसर, आवश्यकता अनुसार अनुकूलता। आवश्यकता अनुसार अनुकूलता, ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको हमारी क्लास आज की, और ये पेपर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इससे हमें लगेगा कि हम आपके लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।